तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है, क्योंकि बगैर स्वास्थ्य प्रचारकों के ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को लेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। सबसे आगे नाम लिखा हुआ है डायबिटीज, हिंदी में इसको कहते हैं मधुमेह। आपके मन में सवाल है क्या डायबिटीज रिवर्स होता है? तो यहीं से हम शुरू करते हैं दोस्तों। डायबिटीज मिलेटस का जो अर्थ होता है, मधुमेह का अर्थ होता है मधु यानी मीठा, मेह यानी यूरिन। जब पेशाब मीठी होने लगती है तब उसको मधुमेह कहते हैं, और डायबिटीज मिलेटस का भी अर्थ यही होता है। मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है? फिर से बताना चाहता हूं, क्या लगता है आपको कि डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है? दोस्तों अभी जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, आज हर पांचवा आदमी डायबिटीज से परेशान है, ग्रस्त है। किसी भी घर का दरवाजा बजाइए, आपको एक डायबिटिक पेशेंट मिलने वाला है। किसी भी घर का दरवाजा बजाइए। अगर ध्यान नहीं दिया तो 2025 यानी जस्ट अगले साल हर चौथा आदमी डायबिटिक हो जाएगा, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो 2040 तक हर तीसरा आदमी डायबिटिक होगा। क्या दोस्तों आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया? 2016 में WHO ने एक नारा दिया था, बीट डायबिटीज, डायबिटीज को हराओ, और भारत को डायबिटीज के क्षेत्र में राजधानी घोषित किया है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्थिति। क्या आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक है? आज भारत में अनुमानित 15 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट, यानी परसेंटेज वाइज देखें हम तो तकरीबन 25 से 27% केवल भारत में है। और ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ मालूम ना होने के कारण। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कहता है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। दोस्तों अमेरिका में हर व्यक्ति का शुगर चेक किया जाता है, क्योंकि वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। लेकिन हमारे देश में हर व्यक्ति का शुगर चेक नहीं किया जाता। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका के पॉपुलेशन का 11% लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है, तकरीबन 4 गुना लोग ऐसे जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, वो प्री डायबिटीज से ग्रस्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप लेटेस्ट रिपोर्ट पे जाएंगे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, तो आपको ये दिखने वाला है। तो इस तरह से ये आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। क्या आपको लगता है कि भारत के लिए डायबिटीज खतरनाक हो गया है? ये मैंने आंकड़ा आपको इसलिए दिखाया कि ये स्थिति है दोस्तों। इसलिए जरूरत थी, एक आवश्यकता थी एक अभियान चलाने की, जरूरत है एक मिशन चलाने की। और ऐसा ही मिशन, जिसका नाम है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, मधुमेह मुक्त भारत अभियान, चलाया है पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब। एक मिनट, हाँ, डोंट हैंड रेज। राज साहब आप हैंड रेज मत कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ऐसा ही अभियान चलाया है पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब के बारे में तो आपको एक वीडियो आपने देखा ही है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। पर उनके बारे में बात करना यानी सूरज को टॉर्च दिखाने जैसा है ना। कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं, फांसी जी आप उनको एडमिट करते रहिए। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का जो जन्म है, जो जीवन है, प्रारंभिक अवस्था जो रही, वो बड़े मृत्युतुल्य कष्टों से गुजरी दोस्तों। जब वो 5 साल के थे तो उनको हाई मायोपिया हो गया था, और हाई मायोपिया के कारण उनको दृष्टि दोष का सामना करना पड़ा था। ऐसी अवस्था में भी पढ़ाई का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। जब वो 11-12 साल के हुए तो उनको रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग मेडिकेशन, इसमें से गुजरना पड़ा। बोन टीबी घोषित हो गया था, और रॉन्ग मेडिकेशन के कारण उनको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़े। यहां तक कि डॉक्टर्स ने कहा इस बच्चे को घर ले जाओ, पर चूंकि उनको आयुर्वेद के माध्यम से नवजीवन मिला दोस्तों, तो उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ कार्य करना है। डॉक्टर साहब ने डी फार्मा किया, बी फार्मा किया, और पुणे यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम फार्मा किया दोस्तों। एम फार्मा करने के बाद डॉक्टर साहब कई सारे फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। आखिरी उनकी पोस्टिंग रही नंदुरबार के फार्मेसी कॉलेज में, और उस समय उन्होंने औषधि निर्माण शास्त्र में पीएचडी किया, फार्माकोग्नोसी में पीएचडी किया, और वहां उन्होंने सब्जेक्ट डायबिटीज लिया, क्योंकि डायबिटीज में उन्होंने देखा कि एलोपैथ में मेटफॉर्मिन दिया जाता है, फिर आता है ग्लिमिपराइड, उसके बाद आ जाता है इंसुलिन, इसके बाद क्या। लेकिन आयुर्वेद को जब उन्होंने पढ़ा तो आयुर्वेद में उन्होंने देखा कि ईसा के 1200 साल पहले 2 आयुर्वेदाचार्य थे, सुश्रुत और चरक साहब। उन्होंने उस समय लिखा हुआ है कि मधुमेह प्रमेह है, मधु यानी मीठा, मेह यानी यूरिन,
जब पेशाब मीठे होने लगती है तो उसको मधुमेह कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने यहीं पे देखा कि आज आयुर्वेद में मुझे कुछ करने की जरूरत है, आयुर्वेद में रिसर्च करने की जरूरत है। फ्रांसी जी आप हो तो लोगों को एडमिट करते रहिएगा प्लीज, है ना? ओके। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि आयुर्वेद में लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कोई गुड़मार खा रहा है, कोई मेथी खा रहा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई करेला खा रहा है। लोग तो क्या क्या नहीं करते। आपने देखा होगा तो लोग एक चार इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर दोस्त मैंने क्या किया, कल मेथी दाना भिगा के खाया और मेरा शुगर डाउन हो गया, तो सबके सब खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे नाना प्रयोग करते हैं। कई सारे प्रयोग तो आपके सामने भी आए होंगे कि एक टब लो, टब के अंदर हम करेले डालते हैं, उस करेले में कुछ नीम की पत्तियां डालते हैं और पांव से छपाक 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 करते हैं। जबान पे कड़वापन आया यानी डायबिटीज गया। क्या दोस्तों ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन आयुर्वेद तो है जहां पर हम डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स पे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने क्या शोध लगाया, आयुर्वेद में उन्होंने देखा कि आयुर्वेद में अगर ये खाना अच्छी बात है, जामुन खाना अच्छी बात है, करेला खाना अच्छी बात है, तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट की तलाश की। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, एक होता है एक्सट्रैक्ट और एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक होता है सत्व और दूसरा होता है घन सत्व। ऐसे घन सत्वों की तलाश करने के बाद उन्होंने ऐसे कई सारी जड़ी बूटियों से उन ऐसे एक्सट्रैक्ट देखे, एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें और उनका शोध का विषय रहा कड़ी पत्ता। और फिर ये सब करने के बाद डॉक्टर साहब ने रेबिट मॉडल के ऊपर इसको स्टडी किया। रेबिट मॉडल यानी रेबिट पे एक पे एलोपैथ से देखा, एक पे आयुर्वेद से देखा, उनके अंगों को सेक्रीफाइस करते गए। जब ये स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जहां पर एलोपैथ से ट्रीटमेंट किया उन्होंने उस रेबिट मॉडल पे, तो वहां उन्होंने पाया कि शुगर लेवल तो सामान्य की तरफ जा रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि इतना सारा एलोपैथ लेने के बाद भी डायबिटिक पेशेंट के पांव से झुंझुनियां नहीं जाती। इतना सारा एलोपैथ लेने के बाद भी डायबिटिक पेशेंट का यूरिनेशन जो रात में 4 बार उठना पड़ रहा है वो बंद नहीं होता। लेकिन जिस रेबिट मॉडल पे डॉक्टर साहब ने अपना खुद का रिसर्च दिया था, वहां उन्होंने पाया कि वहां पे शुगर लेवल भी कंट्रोल है और कॉम्प्लिकेशन भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह अद्भुत था, यह अद्भुत था। डॉक्टर साहब नंदुरबार से जलगांव शिफ्ट हो गए और जलगांव में उन्होंने नांदेड़कर क्लिनिक की स्थापना की और तकरीबन 1500 पेशेंट के ऊपर इसको जब अप्लाई किया तो वो लोग रिवर्स होते दिखे। सन 2000 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक इंटरनेशनल मीटिंग में, और इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की मीटिंग थी, उसमें 600 वैज्ञानिक थे। उनके सामने डॉक्टर साहब को शोध पत्र पढ़ने का मौका मिला क्योंकि ये डाटा था डॉक्टर साहब के पास। और उस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो उस ऐसे नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक के सामने डॉक्टर साहब ने शोध पत्र पढ़ा कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, और डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट साहब ने भी भरपूर प्रशंसा की। वहां से इंडिया आने के बाद डॉक्टर साहब को 2 एपिसोड नेशनल टीवी पे बोलने का मौका मिला जिससे प्रसिद्धि मिली। मोहन रावले एक शिवसेना के सांसद थे सेंट्रल मुंबई से, उनका शुगर लेवल काफी ऊपर नीचे जा रहा था। डॉक्टर साहब ने जब वो उनके संपर्क में आए तो वो कुछ ही हफ्तों में रिवर्स होते दिखे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं सांसद हूं तो मैं आपके इस रिसर्च पर संसद में चर्चा करना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब के इस रिसर्च पर संसद में चर्चा हुई 2003 में। उस समय अटल जी की सरकार थी और सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री थी। गवर्नमेंट की तरफ से एनिमल्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल लिया गया जेजे हॉस्पिटल मुंबई में। तो ये पाया गया कि इट इज मोर पोटेंट देन ग्लिमिंगामाइड, यानी उस समय जो लोग डायोनिल की गोली खाते थे उससे कहीं पोटेंट फॉर्मूला हो गया है। फिर फर्दर ह्यूमन ट्रायल पे जाना था, लेकिन आप जानते हैं वो गवर्नमेंट एक वोट से गिर गई, फिर किसी ने ध्यान दिया नहीं। पर चूंकि डॉक्टर साहब ने तो मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का बीड़ा उठा के रखा था, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का जज्बा लेके चले थे कि मुझे इस देश को मधुमेह से मुक्त करना है, तो फिर वो कारवा जारी रहा। यही नहीं दोस्तों, आपके सामने जो 2 पेपर कटिंग दिख रहे हैं, ऊपर का पेपर कटिंग ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है जहां पर डॉक्टर साहब ने शोध पत्र पढ़ा, और नीचे का जो पेपर कटिंग है वो संसद में चर्चा हुई उसके ऊपर। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, फार्माकोग्नोसी, एमडी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद, एलएलबी, संगीत विशारद, ये सब कुछ किया दोस्तों। लेकिन इस महान विभूति को जब भी आप मिले देखें, यूट्यूब पे तो वो अवेलेबल हैं, जब भी आपको मौका देखने का मिलने का हो, सौभाग्य मिले, तो आप देखेंगे कि उनको 100% आंखों से दिखता नहीं। एक पांव छोटा है, एक पांव बड़ा है,
कूल्हे की हड्डी ऑलमोस्ट नकली है, और यहाँ पर पेस मेकर लगा है जिसको बोलते हैं नकली हृदय। और फिर भी आज मैं देखता हूं कि 18-18 घंटे डायबिटीज पे काम करते हैं, और वो जो जज्बा है वो है मधुमेह मुक्त भारत अभियान करने का। बड़ा, आप इन शब्दों को देखें, मधुमेह मुक्त भारत अभियान, तो दोस्तों बहुत बड़ा शब्द है। यही नहीं, आज उनके कारण बहुत से ऐसे लोग, ऐसे जो जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, वो भी रिवर्स हुए हैं, जैसे निर्मिति सावंत हैं, अशोक सराफ हैं, ऐसे कई सारे ये भी लोग भी रिवर्स हुए हैं। कारवा आगे बढ़ा, कारवा आगे बढ़ता गया, और डॉक्टर साहब का वो दिन आया दोस्तों जब डॉक्टर साहब को सन 2008 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति पाटिल जी ने डॉक्टर साहब को यहाँ पर सम्मानित किया। 2010 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य पुरस्कार, 2013 में शंकराचार्य पुरस्कार, पुनः 2016 में दिव्यांग भूषण पुरस्कार भी डॉक्टर साहब को मिला है दोस्तों। यही नहीं, हम इस कोरोना पेंडेमिक से गुजरे हैं। इन 2 सालों में डॉक्टर साहब को इतना प्रशंसनीय कार्य करने पर डॉक्टर सीवी रमन पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य प्रचारक हैं, जिन्होंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान के माध्यम से संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं फ्री शुगर चेकअप कैंप लेते रहते हैं। कोई कहाँ सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, दफ्तर में, सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण भारत में हमारे जितने भी स्वास्थ्य प्रचारक हैं वो निशुल्क प्री डायबिटीज कैंप लेते रहते हैं दोस्तों। और 7 अप्रैल 2017 को एक ही दिन में हमने 1.25 लाख लोगों का शुगर चेक कर वर्ल्ड कीर्तिमान भी बनाया है। यही नहीं दोस्तों, बाल मधुमेह दत्तक योजना, जैसे कि आज हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, जो अमूमन बच्चों में होता है, तो ऐसे बच्चों को बाल मधुमेह दत्तक योजना के अंतर्गत हम गोद ले लेते हैं, और उनके उम्र का 0 साल से लेकर उनकी उम्र के 18 साल तक हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसे अभी तक 1700 बच्चों को हम गोद ले चुके हैं। ये कार्य सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से हम करते हैं। उद्देश्य यही है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना, टाइप 2 डायबिटीज से भारत को मधुमेह से मुक्त करना। आइए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य जान लेते हैं। डायबिटिक व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नव जीवन प्रदान करना, यह हमारा पहला उद्देश्य। प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंप के माध्यम से प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना, उसे डायबिटीज की सही जानकारी देना, जिससे कि भविष्य में वो डायबिटीज होने से बचे। सभी स्वस्थ लोगों को डायबिटीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, जिससे कि वो प्री डायबिटीज भी ना हो उनको भविष्य में। और यह कार्य करते हुए इस देश को मधुमेह से मुक्त करना हमारा ये मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इसीलिए ये जो प्रोग्राम होता है मधुमेह मुक्त भारत अभियान का, जिसको हम डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कहते हैं, ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए। क्योंकि डायबिटीज, जैसा कि हमने देखा, मधुमेह, मधु यानी मीठा, मेह यानी यूरिन, जब पेशाब मीठे होने लगती है तब उसको मधुमेह कहते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की अवस्था है जो हमने ही निर्माण की है। तो यहाँ पर आम लोगों को भी अगर आप यहाँ इनवाइट करते हैं तो आने वाले समय में उनको हम प्री डायबिटीज होने से भी बचा सकते हैं दोस्तों। इतना कंट्रीब्यूशन आपको करना ही चाहिए इस मिशन के लिए। आइए आगे समझते हैं हम डायबिटीज को। यहां से हम डायबिटीज को समझने वाले हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो हमने की, हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब के बारे में समझा, प्रणेता के बारे में समझा, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि मुझे इस देश को मधुमेह से मुक्त करना है। लेकिन कैसे, हम यहां पर आ जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे डायबिटीज को समझते हैं 4 भागों में। दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, आप इसको हंसते हुए समझें, टेंशन से नहीं, क्योंकि हंसने से आपके अंदर ये बात जाएगी। और मैं बड़े सरल शब्दों में ये बात करने वाला हूं, कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में नहीं, या मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यह आम व्यक्ति को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं बड़े सरल शब्दों में यहां पर आपको बात करने वाला हूं। लेकिन एक शर्त है कि यहां से आपको मेरे साथ बने रहना है। 4 भागों में समझने वाले। आइए पहले भाग में हम देखते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक इमारत या एक बिल्डिंग 12-12 मंजिल, 100-100 मंजिल बिल्डिंग छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं हम ईंट, ब्रिक, है ना। अब इसी प्रकार हमारा जो शरीर है,
ये भी एक छोटी इकाई से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका, सेल, पिंडी। दोस्तों ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके हमारा शरीर बनता है। सेल्स हमारी एक सिंगल यूनिट है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। हमारा जन्म कैसे हुआ? माता से ओवम आया, पिता से स्पर्म आया, एक छोटा सेल बना, जाइगोट बोलते हैं उसको, और धीरे 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 9 महीने में एक शरीर बना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी एक छोटे से कोशिका से हमारे शरीर की, तो छोटे से इकाई से हमारा पूरा शरीर बना है। दोस्तों इस कोशिका को सेल कहते हैं, इस कोशिका को पिंडी भी कहते हैं, और इस कोशिका को, ये कोशिका एक नवजीवन, यानी कोशिका एक सिंगल यूनिट है। अब ये कोशिका क्या होती है? ये कोशिका अपने आप में ब्रह्मांड होती है दोस्त। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बीच में जैसे आपको दिख रहा है कोशिका के अंदर एक नीले कलर के आकार, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन हमको वही जानना है जो हमारे डायबिटीज के काम आने वाली है। तो इसमें एक पीले कलर का आकार दिख रहा है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों? ये कोशिका के अंदर एक जनरेटर का काम करता है। इट इज ए जनरेटर ऑफ द सेल। और इस कोशिकाओं के अलग अलग दरवाजे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो आपको ये 2 चीजें याद रखना है। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया और रिसेप्टर। बिल्कुल। अब ये कोशिकाएं किसी एक कार्य के लिए एकत्रित होती है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू किसी कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन। ये ऑर्गन किसी कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम। और ऐसे 10 से 11 सिस्टम मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा शरीर। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जहां पे लिखा है, जो चित्र दिया गया है, उस चित्र को काय का है? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र यानी क्या दोस्तों? हम खाने को खाते हैं, यहां से अंदर लेते हैं मुंह में, अब यहां पे चबाते हैं। कितनी बार चबाते हैं? आपके मन में चल रहा है 32 बार। नहीं, वो कहने की बात है, बाकी निगलते हैं हम, पर 32 बार चबाना चाहिए। जब आप खाने को चबाते हैं तो पीछे लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथि खाने की लुगदी बना देती है। ये लुगदी बना खाना स्टमक में जाता है। स्टमक में ऑलरेडी HCl होता है। लीवर बॉइल जूस छोड़ता है, पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूसेस छोड़ते हैं और खाने का पाचन हो जाता है। ये पचा हुआ खाना छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत में खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो खाना है, यहाँ पे छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है। इस कैपिलरीज के माध्यम से इस खाने का अवशोषण होता है। ये जो खाना है पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। कैसे? वो जो कैपिलरीज होती है उसमें क्या होता है? ब्लड। ये ब्लड के माध्यम से खाना हमारे हर कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। बराबर। अब ये पहुंचता कैसे है? एक पंप के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट, दिल, हृदय 1 मिनट में 72 बार करता है, पंप करता है, ऐसा है ना। आपको बताते हुए आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पंप जो ऊपर वाले ने बनाया है, इसको हमने धन्यवाद देना चाहिए कि इस पंप की रचना और कोई कर नहीं पाया आज तक। इस पंप की कैपेसिटी है 12 मंजिल ऊपर तक ब्लड को फेंकने की। जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना। तो बचा हुआ खाना जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बड़ा नेसेसरी है, और बचा खुचा हम मल त्याग कर देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र के ऑर्गन क्या क्या है? लीवर ऑर्गन है, पेनक्रियाज ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, छोटी आंत ऑर्गन है, बड़ी आंत ऑर्गन है। ये ऑर्गन है। ये ऑर्गन कैसे बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू अल्टीमेटली कैसे बना है दोस्तों? कोशिका से। यानी सिंगल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कोशिका, सेल। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, हमारा शरीर तो बन गया, लेकिन अब इसको मूवमेंट चाहिए, इसके ये हार्ट बराबर काम, गतिमान होना चाहिए। तो इस सबके लिए ऊर्जा की जरूरत है। अब ये ऊर्जा हमको कहां से मिलती है? तो दोस्तों ये ऊर्जा हमको मिलती है भोजन से। कहां से मिलती है? भोजन से। हम भोजन अलग अलग रूप में लेते हैं। हम पराठे के रूप में भोजन लेते हैं, हम दाल के रूप में लेते हैं, हम चावल के रूप में लेते हैं। साउथ में चले जाओ तो इडली सांभर के रूप में लेते हैं। पंजाब में चले जाओ तो पराठे के रूप में लेते हैं। नॉन वेज के रूप में भी लेते हैं। अलग अलग रूप में भोजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों भोजन हमको नहीं चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है इस कोशिका को। और कोशिका एक ही रूप में भोजन लेती है, दैट इज ग्लूकोज।
यानी जो हम खाते हैं वो बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। यानी हम जो खाते हैं वो 5 भागों में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बन जाता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज खाना होता है उस कोशिका का। क्लियर है ना? अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है उस दरवाजे से, जिसका मैंने आपको नाम बताया था। क्या नाम बताया था? रिसेप्टर। इस दरवाजे से अंदर जाता है ग्लूकोज, और माइटोकॉन्ड्रिया जो जनरेटर आपको बताया था, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और एक एनर्जी में बदल जाता है, उसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी ऊर्जा का काम करती है, और इसी एटीपी के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा मौजूद होती है। इसी कारण हम चलते हैं, फिरते हैं। ये ऊर्जा कहाँ कहाँ काम आती है दोस्तों? तो मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी, आप सुन रहे हैं तो एनर्जी, फिर बहुत से लोग यहाँ पे जैसे अनम्यूट हो गए, म्यूट हट से हट गए, तो मैं डिस्टर्ब हुआ, तो यहां भी एनर्जी। उन लोगों को बोलने में वहां भी एनर्जी, फिर उन्होंने वहां पे सोचा, हाँ वहां भी एनर्जी। लेकिन बहुत सारे लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, लेकिन कहीं तो भी घूमने चले गए हैं, तो यहां भी एनर्जी लगती है। रात को हम सोते हैं तो हमारा हार्ट पंप करना बंद करता है क्या? नहीं, यहां भी एनर्जी लगती है। हमारा ब्रेन काम करना बंद करता है क्या? नहीं, यहां भी एनर्जी लगती है। और ये सब एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लूकोज से। बड़े ध्यान से मेरे शब्दों पे जाइए आप, ग्लूकोज से। और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपी में, और इसके कारण मूवमेंट होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये ग्लूकोज अपने मन से इस कोशिका के अंदर नहीं जा पाता। ये ग्लूकोज अपने मन से इस कोशिका के अंदर नहीं जा पाता। इस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने का काम एक हार्मोन करता है, जिसका नाम आपने सुना हुआ है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। बराबर। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ है? तो ये बनता है, ये पीले कलर की जो ग्रंथि आपको दिख रही है सामने, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज, अग्नाशय। ये 65 ग्राम की ग्रंथि ने ही भारत को राजधानी घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये पेनक्रियाज एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमारे शरीर में एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ऐसा एक सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के बैलेंस को बना के रखता है। तो ये एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की एकमात्र ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज का 95% हिस्सा पेनक्रेटिक जूसेस बनाता है, अमाइलेज और लाइपेज, जो पाचन के काम आती है। लेकिन इसके अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल इस प्रकार की सेल्स होती है। ये बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। यानी इतनी सब बात मैंने क्यों बताई? इंसुलिन कहां बनता है? बीटा सेल के अंदर। अब ये इंसुलिन कैसे बनता है? एक तो 24 घंटे लगातार, और एक जैसे ही हमने कुछ खाया वैसे ही इंसुलिन बन जाता है। जैसे हमने चाय पी वैसे पटाख से इंसुलिन बन जाता है। ये इंसुलिन ऐसा बनते रहता है ना? अब ये इंसुलिन का रोल क्या होता है? इस दरवाजे को खोलने का। ये दरवाजा खोलता कौन है? इंसुलिन। ये इंसुलिन लॉक एंड की का यहाँ पे मैकेनिज्म होता है, ताला चाबी का सिस्टम होता है यहाँ पर। अब इसमें प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ कैल्शियम का रोल होता है, बहुत सारी, पर मैंने क्या बोला कि हमको सरल भाषा में समझना है। तो ये ताला खोलने का काम इंसुलिन करता है। जैसे ही इंसुलिन ने ताला खोला, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, और यहाँ पर ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, और एक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बात क्लियर हो गई? यानी आज हमने यहाँ पर दिए जाना कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ये प्रोसेस लगातार होती है। अब ये इंसुलिन का काम सिर्फ इतना ही होता है क्या? नहीं 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 दोस्तों, ये इंसुलिन का और एक काम होता है। अगर एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है हमारे शरीर में, तो ये इंसुलिन उसको स्टोर कर देता है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। उसी प्रकार जैसे हमारे घर में यदि खाना ज्यादा बन गया, तो वो बचा हुआ खाना हम कहाँ रख देते हैं? फ्रीज के अंदर। उसी प्रकार ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को स्टोर करता है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन अगर ढेर सारा खाना बचा है, तो क्या उस फ्रिज की कैपेसिटी है क्या इतना सारा खाना रखने की? नहीं, आपको बाहर व्यवस्था करना पड़ेगी। उसी प्रकार ये इंसुलिन का तीसरा काम होता है कि और एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है, लीवर की कैपेसिटी नहीं है ग्लाइकोजन के रूप में रखने की, तो उस एक्सेस ग्लूकोज को ये फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी इंसुलिन के 3 काम होते हैं। पहला, ग्लूकोज के सेल के अंदर पहुंचाना, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल के रखना,
और तीसरा उससे भी एक्सेस हो रहा है तो फैट्स में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? मैं बड़े सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है आपको सब बातें क्लियर हो रही। अब अल्फा सेल भी मैंने कही थी, तो ये अल्फा सेल बनाती है, तो अल्फा सेल जो बनाती है वो ग्लूकेगॉन बनाती है। ये ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, वो जो फ्रीज के अंदर ग्लाइकोजन रखा है ना, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहना। इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह उठते से ही हमको भूख लगती है और 2 सेकंड के बाद भूख बंद हो जाती है, क्योंकि ये रखा हुआ जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सुंदर प्रक्रिया है हमारे शरीर में, ये निरंतर चलती रहती है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखते हैं कि भैया होता क्या है। अब दैनंदिन गड़बड़ी के कारण ये दरवाजा खराब हो गया। अब ये दरवाजा खराब हो गया, इसके ऊपर फैट्स आ गए, या ये दरवाजा ही खराब हो गया, तो ये ताला चाबी का काम ही नहीं चल रहा है ना, ये चाबी खोल ही नहीं पा रही उस दरवाजे को, यानी यहाँ पर इंसुलिन उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैं पूछता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, तो वो बोलते हैं इंसुलिन की कमी के कारण। ना ना ना, सबसे पहले तो ये दरवाजा खराब होता है, इंसुलिन रिसेप्टर जैसे ही खराब होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो ये जो बीटा सेल है इसकी कार्य क्षमता बढ़ना चालू हो जाती है, यहाँ इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आप कभी भी जो नए डायबिटिक व्यक्ति को देखेंगे जिसका शुगर बढ़ा हुआ है यानी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, उसका अगर इंसुलिन भी चेक करेंगे तो वो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलेमिया। क्लियर? तो पहले तो इंसुलिन बढ़ता है और धीरे धीरे उस बीटा सेल पे दबाव आता है, फिर उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। यानी सब एकदम से बीटा सेल पे नहीं लोड आता है, इंसुलिन रिसेप्टर सबसे पहले खराब होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, इस अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, इस अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। क्लियर? अगर बीमारी होती तो गोली देने से ठीक हो जाए। इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता खत्म होना, इसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। अभी 2 डायबिटीज और हो गए, लाड़ा मोड़ी। टाइप 1 क्या होता है, ये अमूमन बच्चों में होता है दोस्त। इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने के कारण इस बच्चों में ये बीटा सेल ही नहीं होते। अब बीटा सेल ही नहीं है तो ऐसे बच्चों को इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को हम गोद ले लेते हैं 0 साल से 18 साल तक, उनकी उम्र के 18 साल तक, है ना। तो ये हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 क्या होता है, जिनको 18 साल के बाद डायबिटीज होता है, अमूमन वो टाइप 2 डायबिटिक कहलाते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज यानी ये पर्टिकुलरली महिलाओं में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है, कुछ के साथ रहता है, कुछ के साथ छूट जाता है, पर ये टाइप 2 ही होता है। लाड़ा मोड़ी, ये अभी 2 नए डायबिटीज है, एक टाइप 1 जैसा है और एक टाइप 2 जैसा है। आज हम यहां पर बात करने वाले प्योरली टाइप 2 डायबिटीज का, और ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। टाइप 1 5% से भी कम है, लेकिन 90% से ऊपर सब टाइप 2 डायबिटीज है। तो फिर टाइप 2 डायबिटीज को अगर हमने बचा लिया, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर लिया, तो ये देश मधुमेह से मुक्त होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये भी हम आगे जानने वाले। पर यहां पे आप बात समझ लीजिए, इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, इस अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि डायबिटीज तो बीमारी है, तो उसको आपको समझाते आएगा कि डायबिटीज बीमारी नहीं है दोस्त, ये शरीर की अवस्था है। पर आपके मन में फिर सवाल आया कि ये शरीर की अवस्था है तो ये खराब होते ही क्यों है? तो इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है मोटापा। भगवान ने हम पर धरती पर उतारा हमको तो एक अनुपात दिया था कि अगर 1 फुट हाइट है तो 12 किलो वजन होना चाहिए, 5 फुट हाइट है तो 60 किलो। लेकिन अगर उस 5 फुट वाले व्यक्ति का वजन 90 किलो है तो उस बचे हुए 30 किलो का क्या? इसके कारण भी इंसुलिन रिसेप्टर खराब होते हैं। दूसरा कारण है खान पान में बदलाव। पहले लोग थाली में दाल चावल रोटी चटनी सब्जी कड़ी सब लेके खाते थे एक निश्चित समय पे, लेकिन अब क्या हो गया, लोग खाना नहीं खाते, लोग भागते हैं, घर से निकलते हैं तब कुछ खाते हैं और फिर बाजार में जाके वड़ा पाव, फिर जमाने भर की चीजें, मैं नाम नहीं लेता,
मुंह में पानी आ जाएगा नहीं तो आपके। ये टेम्पटेशन वाली जो चीजें होती है ये जाके बाजार में वो खाते हैं, कचौरी, समोसा, बर्गर, अमका डमका, पिज्जा पिज्जा सब खाना खाते ही नहीं, और इसके कारण भी इंसुलिन रिसेप्टर खराब होते हैं। तीसरा कारण है रहन सहन में बदलाव। पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, आजकल घर में एसी लगा है, कार में एसी लगा है, ऑफिस में एसी लगा है, चलते ही नहीं है। इतने सुंदर दो टांगे दी थी भगवान ने चलने के लिए, उसको डाल दिया एक मशीन के ऊपर जिसको हम मोटरसाइकिल कहते हैं, उसके ऊपर चलने लग गए। विडंबना यह है कि आने वाली जनरेशन जो है उनको अगर बोला कि आधा किलो शक्कर लेके आओ तो वो बोलते हैं गाड़ी की चाबी कहाँ है। रहन सहन में बदलाव, इसके कारण भी इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल खराब होते हैं। चौथा कारण है अनुवांशिक। यदि माता को है तो बेटे में, और पिता को है तो बेटी में होने के चांसेस होते हैं। प्रदूषण भी एक कारण है। अनुवांशिक में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी पिता के 4 बेटे हैं तो उसको एक को हो सकता है, चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने कहा है ना। और भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज होने के जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो है तनाव, टेंशन। अब आप कहेंगे ये तो हर व्यक्ति को होता है, हाँ होता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए। 95% टेंशन जो होता है ना वो खामखा का होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि टेंशन नहीं होता है, 5% टेंशन होते हैं सही, लेकिन 95% टेंशन जो होते हैं खामखा के। मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद कैसे। यही एक कारण होता है। देखिए टेंशन की एक फ्रेम होती है दोस्तों, इसमें मैं काफी चिंतन करता हूं। एक फ्रेम होती है, मान लेते हैं कि किसी को 2000 रुपए किसी को देना है और किसी से 2000 रुपए लेना है, ये एक सवाल है। तो जिसको लेना है वो जैसे ही सामने कोई देने वाला आता है, यानी जिसने लिए है वो देने वाले के सामने आया, तो ये जो लेने वाला है ये घबराता है और देने वाला चिढ़ता है कि इसको पकड़ूं। लेकिन ये लेने वाला जो होता है ना ये पहले ही भाग जाता है इधर उधर, और ये देख लेता है उसको भागते हुए। अब दोनों को टेंशन, पर ये टेंशन की उम्र कितनी है, मात्र जरा सी। कितनी, 2000 रुपए दे दिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। दूसरा, लोग हंसना भूल चुके हैं। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि इस प्रोग्राम को सुनते समय आप हंसते रहिए। लोग इतने गंभीर हैं, उम्र 25 साल और चेहरा बिल्कुल 80 साल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल इतने गंभीर रहते हैं, हंसना ही भूल चुके हैं। हंसते ही नहीं। हंसने से क्या होता है दोस्तों, हंसने से माइंड ओपन होता है, और जब माइंड ओपन होता है तो अच्छे विचार अंदर जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है पैराशूट और माइंड कब काम करते हैं, जब वो ओपन होते हैं। तो आज के बाद बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, ये तनाव से दूर रहने का कारण है। डॉक्टर रविंद्र अंबेडकर साहब कहते हैं कि इससे अगर दूर रहना है आपको तो आपने एक आधा घंटा अपने आप के लिए निकालना चाहिए, और उस आधे घंटे में आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गुरु साहब को मानते हैं, माता को मानते हैं, पिता को मानते हैं, भाई को मानते हैं, किसी को भी मानते और किसी को नहीं मानते तो एक ईयरफोन लगाइए, बढ़िया सा म्यूजिक लगाइए और आधा घंटा शांत बैठ जाइए और अपने आप में चले जाइए। टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो बीटा सेल गड़बड़ नहीं करेंगे, रिसेप्टर गड़बड़ नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताया जिसके कारण इंसुलिन रिसेप्टर या बीटा सेल खराब होते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है। आगे देखते हैं कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है दोस्तों, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक हैं। हम भाग 3 में आ गए। अब हमारे शरीर में शुगर चेक करने का पैमाना क्या है, एक होता है फास्टिंग शुगर और एक होती है पीपी शुगर। फास्टिंग यानी भूखे पेट शक्कर की जांच, पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद शक्कर की जांच। अब ये कितनी होना चाहिए फास्टिंग, 70 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर ये होना चाहिए, है ना, इतनी होना चाहिए फास्टिंग। और पीपी कितना होना चाहिए, 70 से लेके 140 mg पर डेसीलीटर। ये डेसीलीटर का मतलब क्या होता है, डेसीलीटर का मतलब होता है 140 mg पर डेसीलीटर यानी 1.4 ग्राम पर लीटर। ये लीटर क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे शरीर में अमूमन ब्लड होता है 5 से 7 लीटर, 5 से 5.25 लीटर, सॉरी 5 से 5.25 लीटर। तो यहाँ पे ग्लूकोज कितना चाहिए, 1.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 5 से 7 ग्राम बस। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इसको मेंटेन कर लेना तो वो जिंदगी भर अपने डायबिटीज को कैरी ऑन कर सकता है विदाउट एनी मेडिकेशन। पर दिल है कि मानता नहीं।
किसी पार्टी में गए, गुलाब जामुन दिखा, तो दिल है कि मानता नहीं। और फिर विचार क्या करता है, दिल क्या विचार करता है, खा ले बाबू, आज 2 गोली खा लेंगे, आज 2 यूनिट इंसुलिन ज्यादा लगा लेंगे, पर ये गुलाब जामुन मिलेगा नहीं बाद में। और दोस्तों यही होता है, ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण ढेरों नुकसान होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज का अपटेक नहीं होता, चाहिए 5 से 7 ग्राम ग्लूकोज, और एक गुलाब जामुन में कितना है, 100 ग्राम रबड़ी में कितना ग्लूकोज चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं बगैर शक्कर की चाय नहीं पी सकता। अब आप सोचिए कि वो शक्कर कितनी डालते हैं, मान लेते हैं 1 चम्मच तो 5 ग्राम, 2 चम्मच यानी 10 ग्राम, और ऐसी चाय हमने दिन में 4-5 बार पी ली, हो गया कल्याण, शुगर बढ़ गया, क्योंकि चाहिए मात्र 5 से 7 ग्राम। जो हमको भोजन से मिल रहा है, रोटी से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, मिल ही रहा है ना। लेकिन अत्यधिक ग्लूकोज होने के बाद ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता। बहुत से डायबिटिक पेशेंट कहते हैं कि मैं 2 गोली ले लूंगा, मैं देख लूंगा, मुझे आता है करते, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों आप अपने चेहरे को आईने में देख सकते हैं, लेकिन अंदर देख सकते हैं क्या, नहीं। और ये गलत बात है, ये गलत बात है। और ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण ये सब नुकसान। 5 रुपए की गोली से शुरू हुआ सफर कब 5 लाख पे चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं। अच्छे अच्छे लोग सिर्फ आंखें बंद कर लेने से उस पीड़ा में चले जाते हैं, शतुरमुर्ग की तरह रहते हैं। और ये आर्थिक नुकसान सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है। शारीरिक नुकसान होता है दोस्तों, शारीरिक नुकसान यानी डायबिटीज होने के बाद वैसे ही उम्र 10 साल छोटी कर लेता है, और फिर मान लो कुछ हो गया तो शरीर में तकलीफ चालू, तो ये सोचने लगता है कि भैया इस जीवन में तो अब कुछ नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। शारीरिक नुकसान होता है। तीसरा, सामाजिक नुकसान। मैंने कई सारे लोगों को डायबिटीज के कारण तलाक होते हुए देखा है। तो दोस्तों ये ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं। आइए हम समझते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं। ये दोस्तों हमारे शरीर को जब भगवान ने बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, और भगवान को मालूम था कि नीचे जाने के बाद गड़बड़ करने वाला है, तो भगवान ने जो 4 प्रकार की सेल्स होती है, जिसको हम अभिन्न सेल कहते हैं, नर्व सेल, रेटिना सेल, किडनी सेल और इंटीमा सेल, इन 4 प्रकार की सेल में भगवान ने दरवाजा नहीं रखा। वो जो दरवाजा था ना, जहां से ग्लूकोज अंदर जा रहा है सेल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वो दरवाजा नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की नितांत जरूरत है। अगर दरवाजा नहीं खुला तो ये क्या होगा। ब्रेन हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है कि इसको अगर 5 मिनट ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं मिला तो ये ब्रेन डेड हो जाएगा। कोई व्यक्ति मान लो उस बाइक पे जा रहा है और अस्पताल के आगे करीब 50 किलोमीटर दूर उसका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा 4 मिनट में, तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो भगवान ने 4 प्रकार की सेल में दरवाजा नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की नितांत जरूरत है। नर्व सेल यानी क्या, जहां पे आपको सूचना का आदान प्रदान होता है। आपके पांव को काटा लगा, मालूम कहां पड़ता है, ब्रेन में, और आप पांव को खट से ऊपर करते हैं, ये सूचना का आदान प्रदान होता है नर्व सेल के माध्यम से। रेटिना जिससे पूरे ब्रह्मांड को आप देखते हैं। किडनी जहां पे पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, पूरे ब्लड की सफाई होती है, किडनी। और इंटीमा यानी इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारी जो नलिकाएं होती, ब्लड वेसल्स होती, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, अपर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ये इनर लेयर जो है ये इंटीमा सेल से मिलकर बनी होती है दोस्तों। इन 4 प्रकार की सेल में भगवान ने दरवाजा नहीं रखा, यहाँ पे ग्लूकोज की नितांत जरूरत है। लेकिन ये महाशय तो रबड़ी खाना छोड़ते नहीं, ये महाशय तो गुलाब जामुन खाना छोड़ते नहीं। ये शुगर बढ़ के हो जाती है 250, 300, 350, 400। ये बढ़ी हुई शुगर इस कोशिका के अंदर फ्री फ्लो करना चालू कर देती है, जाने जाती है, जाते जाती है, जाते जाती है, और इतनी जाती है, इतनी जाती है कि आप जानते हैं कि अत्यधिक शुगर क्या तकलीफ कर देती है। एक बाउल के अंदर आप एक किशमिश डाल दीजिए पानी के अंदर, एक कांच के बाउल में कुछ किशमिश डाल दीजिए पानी के अंदर, दूसरे दिन आप देखेंगे तो वो किशमिश फूल जाएगी, और तीसरे दिन नहीं देखेंगे तो फट जाएगी। ये अवस्था हो जाती है दोस्तों कोशिका की।
ये अवस्था हो जाती है और सबसे पहले इंटीमा सेल की गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स ये मर जाती है। अब ये प्रोटीन के साथ चिपचिपा पदार्थ बनाती है, ग्लूकोज के साथ चिपचिपा पदार्थ बनाती है, तो यहाँ पे लूमेन पतला होना शुरू हो जाता है, गहराई कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। अब यहाँ छोटे छोटे प्लग बनते हैं, ये प्लग बह के यदि ब्रेन में गए तो ब्रेन हेमरेज, और हार्ट में गए तो हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नर्व सेल जिसको न्यूरॉन सेल कहते हैं, ये न्यूरॉन सेल की बनावट इतनी सुंदर होती कि एक सेल दूसरे की पूंछ से चिपका रहता है। सिर और पूंछ ऐसा चिपक के एक प्रकार से वो पूरा एक जाल बनाता है नर्वस सेल का। यानी यहां से सूचना आई, यहां से चली गई, यहां से गई, यहां से आगे बढ़ गई। इस तरह ये नर्व सेल तंत्रिका तंत्र काम करता है दोस्तों। लेकिन इसकी जो पूंछ होती है, इसके ऊपर होती है माइलिन शीट। जैसे हमारे वायर के ऊपर काले और पीले कलर के इंसुलेशन लगे होते हैं, उसी प्रकार ये नर्व सेल की पूंछ के ऊपर माइलिन शीट होती है। अब ये माइलिन शीट बनती है शॉन सेल से। ये शॉन सेल मर जाती है, डैमेज हो जाती है। अब सूचना आगे बढ़ ही नहीं पाती, सूचना आगे बढ़ नहीं पाती। पाँव में झुंझुनियां आ रही है, पाँव में कंगूरे चुभ रहे हैं, पाँव में जख्म हो गई है, आंखों से जख्म दिख रही है, लेकिन शरीर का सूचना तंत्र कार्य नहीं कर पा रहा। इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। और बाद में जाके गैंग्रीन होता है और उस पाँव को काटना पड़ता है। इसी प्रकार किडनी सेल को नेफ्रॉन सेल कहते हैं। ये नेफ्रॉन सेल भी बहुत खूबसूरत बनाई है भगवान। ऐसे ऐसे एक कप नुमा आकार होता है, उसमें ऐसी नीचे ऐसी यू ट्यूब होती है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, कि गलती से अगर ग्लूकोज चला गया उसमें तो ये वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारे शरीर में पेट्रोल का काम करता है। ग्लूकोज ही तो है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, ग्लूकोज ही तो है जो पेट्रोल का काम करता है ना। अब अत्यधिक ग्लूकोज होने के कारण अब यहाँ ये वापस नहीं जाता, ये यूरिन में से बाहर जाना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई यूरिन शुगर चेक करते हैं तो उसके ऊपर प्लस के निशान होते हैं, 1+, 2+, 3+, 4+। अब ये जाके धीरे धीरे इस किडनी को डीजनरेट करते हैं और धीरे धीरे ये किडनी खराब होना शुरू होती है और उस पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है दोस्तों। कितनी तकलीफें होती है। आंखों के सामने काले काले धब्बे आना, फिर आंखों से दिखना बंद होना, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। हमने देखा यहाँ पर इंटीमा सेल की गड़बड़ के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस तरह होता है। फिर न्यूरोपैथी होता है, नेफ्रोपैथी होता है, और ऐसे ही रेटिनोपैथी होता है दोस्तों। 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते हैं एक बार, और ऐसे महीने में 2 बार, और ऐसे लगातार 6-6 महीने, किसी को 9-9 महीने तक। ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है, सिर्फ क्यों, मालूम न होने के कारण। डायबिटीज खतरनाक नहीं है दोस्तों, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है। अब आप कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, मैं दोनों कर रहा हूं। आज ये हालत है कि हर 5 सेकंड में एक नया डायबिटिक पेशेंट तैयार हो रहा है। हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है डायबिटीज के कारण। हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति का पांव कट रहा है, और दुनिया का छठा आदमी जिसको दिखता नहीं वो डायबिटीज है। ये डाटा मैं नहीं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की साइट पे जाएंगे तो ये पूरा डाटा मिलने वाला है। हमारे देश में शुगर चेक नहीं होता, लेकिन अमेरिका में होता है, तो वहां का यहाँ हम अगर लगा दें तो यहाँ भी तकरीबन ऐसी ही हालत है। और इसीलिए जरूरत थी एक मधुमेह मुक्त भारत अभियान की, जो ये जानकारी हमारे डायबिटिक पेशेंट तक पहुंचा पाए। और यही काम किया है माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने, और यही काम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे सभी स्वास्थ्य प्रचारक। तो एक बार मैं चाहता हूं जो थोड़ा सा लाइट हो जाए हम, और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए भी और सभी स्वास्थ्य प्रचारकों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आ गए अंतिम भाग में। डायबिटीज का फिर ये सब बातें हैं, चलो हो गई गड़बड़, हमको मालूम नहीं था। अब हमारे साथ क्या हो गया, हमारी शुगर बढ़ गई, सब हो गया, पाँव में झुंझुनियां आ रही, पर ये जाएगी क्या, डेफिनेटली जाएगी दोस्तों। और यही मैं आपको भाग 4 में बताने वाला हूं। लेकिन इसके लिए जवाबदारी उतनी आपकी भी है जितनी हमारे स्वास्थ्य प्रचारक की है, आपको उनको साथ देना पड़ेगा। डायबिटीज पे नियंत्रण कैसे होना चाहिए, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूं कि जो फास्टिंग पीपी हम करते हैं, क्या वो जांच सही है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, फास्टिंग करने के बाद, पीपी करने के बाद, कितना भी बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले मेटफॉर्मिन नाम की दवा लिखता है। अब ये मेटफॉर्मिन क्या करती है, उस जो रिसेप्टर है, दरवाजा, उसको खींच के चौड़ा करती है। इसलिए मेटफॉर्मिन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, 500 mg से 1 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरह बढ़ती चली जाती है। फिर ये सही तरीका नहीं है, है ना। दूसरा, फिर
कुछ समय बाद इसमें मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमिप्राइड, बीटाग्लिप्टिन, एमकाग्लिप्टिन, टिमकाग्लिप्टिन, बहुत सारे आ गए, सब ये चालू हो जाते हैं। इनका रोल क्या होता है, उस इंसुलिन रिसेप्टर, ये जो इंसुलिन बनती है बीटा सेल, उस बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। अब आप देखो दोस्तों कि आपने एक पानी के बाल्टी में एक ऐसा टॉवेल डुबाया, उसको निकाला, उसको निचोड़ा, फिर डुबाया, फिर निचोड़ा, फिर डुबाया, फिर निचोड़ा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उस टॉवेल के, उस नेपकिन के अंदर छेद हो गए। यह हालत हो जाती है बीटा सेल, बराबर। और फिर इंसुलिन ऊपर से आ जाता है। कितना भी बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट हो इसी ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। फिर आपके मन में सवाल है, फिर ऐसा डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने क्या किया? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का जो शोध है वो डायबिटीज के कंट्रोल में नहीं है। आज कंट्रोल करने के लिए तो ढेरों प्रोडक्ट उपलब्ध है मार्केट में, यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथ, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस कारण पे कोई काम नहीं कर रहा है जिसके कारण डायबिटीज हो रहा है। यानी ये जो सेल रिसेप्टर है, ये जो खराब हो जाता है, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। और माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का ये जो रिसर्च है, ये एकमात्र रिसर्च है जो इसके ऊपर काम करता है। सेल रिसेप्टर ठीक हो गए तो बीटा सेल की कार्य क्षमता अपने आप बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ आता है जिसको 4 बार यूरिनेशन हो रहा है, उसका 10 से 15 दिन में यूरिनेशन कम होना शुरू हो जाता है। रात में उठना है नहीं, वो कम होना शुरू हो जाता है, पांव से झुंझुनियां चली जाती है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। लेकिन हम फिर भी आते हैं कि डायबिटीज का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों फास्टिंग पीपी जो तरीका है वो सही तरीका नहीं है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति रात को 2 गुलाब जामुन खेलेगा, जो जिसको डायबिटीज, उसने रात को 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो फास्टिंग बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली बढ़ के आएगा। और अमूमन क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट 4 दिन पहले तैयारी करता है कि मुझे शुगर चेक करने जाना है तो खाना पीना वैसे ही छोड़ देता है। तो क्या सही तरीका है? नहीं, सही तरीका होता है HbA1c। ये HbA1c क्या होता है दोस्तों? ये HbA1c क्या होता है? हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका होती है, रेड ब्लड सेल्स। इस लाल रक्त कणिका की लाइफ होती है 120 दिन की। आज पैदा हुई तो 120 दिन बाद मर जाएगी, कल पैदा हुई तो उसके 120 दिन बाद मर जाएगी। हर पल बनती है, हर पल मरती है। इसलिए कहा जाता है ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो जब ये आरबीसी बनता है तो इसके ऊपर एक ग्लूकोज का रिंग चढ़ जाता है। इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ग्लूकोज का परसेंटेज निकाला जाता है। ये होता है HbA1c। अब आप 1 गुलाब जामुन खाओ या 10 गुलाब जामुन खाओ, अब यहाँ पे आप पकड़ में आने वाले हो, है ना? तो HbA1c यहां पर मधुमेह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हम जो कैंप लेते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है, प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना। अब देखिए भारत में 15 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है अनुमानित, और 45 करोड़ के आसपास प्री डायबिटिक पेशेंट है। अगर हमने इन प्री डायबिटिक पेशेंट को ही बचा लिया तो भारत मधुमेह मुक्त होगा कि नहीं होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, जगह जगह कैंप करते हैं जिससे हम सभी व्यक्तियों का फ्री शुगर चेक करते हैं, जिससे हमको अनुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति को हमने HbA1c के लिए भेजना चाहिए। अब आप देखिए डायबिटीज के बाद तो सब चीजें चालू हो जाती, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वो मत खाओ, लेकिन प्री डायबिटीज से तो बाहर आया जा सकता है। और यही काम हम करते हैं। ये जितने भी स्वास्थ्य प्रचारक हैं, यह काम जगह जगह कैंप लेकर हम करते हैं। अब मान लेते हैं कि WHO कहता है दोस्तों कि 25 साल के ऊपर, मान लेते नहीं, WHO कहता ही है 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति ने HbA1c करना चाहिए। पर कितने लोग करते हैं? नहीं करते। तो HbA1c अगर 5.7 के आसपास अंदर है तो वो व्यक्ति नॉर्मल कहलाता है। 5.7 to 6.4 है तो ये प्री डायबिटीज अवस्था कहलाती है। ऐसे 45 करोड़ लोग हैं दोस्तों इसके आसपास, हम उनको बचाने निकले हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके मोबाइल में 25 लोग तो होंगे जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है। इन 25 लोगों को आप HbA1c करने के लिए प्रेरित कीजिए और आप गारंटी लीजिए, क्योंकि माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने यहाँ पहला वादा किया है कि अगर प्री डायबिटिक व्यक्ति 3 से 6 महीने इस ट्रीटमेंट पे आ जाएगा तो वो कभी डायबिटिक नहीं होगा। हर साल, हर 2 साल में अपने आप को चेक करता रहे HbA1c के माध्यम से, उसकी जिंदगी कभी उस जगह नहीं जाएगी, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, उसमें नहीं जाएगी। इस तरह हम बचाने निकले प्री डायबिटिक व्यक्तियों को। 6.5 के ऊपर सभी लोग डायबिटिक कहलाते हैं दोस्तों। तो उनके लिए माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने दूसरा वादा किया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट
2 साल 3 साल तक इस मिशन के साथ रहता है तो जाना सबका तय है, वो डायबिटीज से नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो रिवर्सल की डेफिनेशन पे जाएगा। अब ये कैसे होता है? तो ये 3 पायदान पर हमारा रिवर्सल टिका है, उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित इलाज। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं व्यायाम तो खूब कस के करता हूं लेकिन खाने का समय नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं कि खानपान मेरा कंट्रोल है लेकिन साहब मैं व्यायाम नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर ये तीनों चीजें आपको करना है। क्यों? क्योंकि जो खानपान करता है वो व्यायाम नहीं करता, जो व्यायाम करता है वो खानपान नहीं करता, यानी इन तीनों चीजों को। और फिर उचित इलाज, अब उचित इलाज क्यों है? अगर खानपान और व्यायाम कर लिया तो उचित इलाज इसलिए है कि आज के एटमॉस्फेयर में हम जहां पर हैं वहां पर ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे शरीर में सेल ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बहुत हो रहे हैं, नई सेल का जन्म नहीं हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और ये सब कुछ करने की जरूरत है उचित व्यायाम और उचित खानपान के साथ। क्लियर? तो आइए हम एक एक जान लेते हैं। उचित व्यायाम यानी रोज सुबह कम से कम 45 मिनट वॉक करना चाहिए, घड़ी देख के, घड़ी देख के 3 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर आइए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे वॉक के साथ टॉक नहीं होना चाहिए। मैं कई बार मॉर्निंग वॉक में घूमता हूं तब देखता हूं कि लोग ऐसे बढ़िया बगीचे में राउंड लगाते हैं, राउंड लगाने के बाद फिर वो जब आखिरी राउंड हो जाता है तब वो आपस में बात करते हैं, चलो चाय और पोहे कहीं खा लेते हैं। यानी एक बोतल ब्लड दिया और 2 बोतल ब्लड ले लिया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, है ना? तो रोज सुबह कम से कम 45 मिनट वॉक करना चाहिए, 20 मिनट योगा प्राणायाम करना चाहिए, शवासन कीजिए, वो मेडिटेशन आपको मैंने बताया वैसा कीजिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो हमारा योग प्रभात होता है सुबह 6 बजे, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस देना नहीं है। 6 बजे से 7 बजे तक ये योग प्रभात में आप ज्वाइन कीजिए। आपको वही आसन किया कराए जाते हैं जिसके कारण डायबिटीज से कंट्रोल हो सके, जो डायबिटीज पे परिणाम दे सके। तो ऐसे योग प्रभात में आप आइए, उसकी लिंक आपको जिस स्वास्थ्य प्रचारक ने आपको यहाँ आज इन्वाइट किया है वो आपको उसकी लिंक जरूर दे देगा। फिर है उचित खानपान, शक्कर, गुड़ और शहद से बने पदार्थों का सेवन ना करें। कुछ लोग बोलते हैं शहद चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं गुड़ चलेगा, थोड़ा सा गुड़ चलेगा। ना ना ना, ये कारण देना हो गया। जहां से गुड़ बनता है वो गन्ना है और गन्ने से ही शक्कर बनती है। फिर एक चलेगा एक नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? सुपाच्य पदार्थों का सेवन ना करें, जो जल्दी से पच जाते हैं ऐसे पदार्थों का आप सेवन बिल्कुल ना करें दोस्त, जैसे मैदा, जैसे चावल, आलू, है ना, उसके बाद शक्कर, मिठाइयां, ऐसे चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। साबूदाना ये भी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन और मटन का सेवन ना करें। आप मछली खा सकते हैं, अगर आपको नॉनवेज खाने का ज्यादा ही शौक है तो आप मछली खा सकते हैं, वो भी कांटे वाली। मीठे फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, सीताफल, फिर तरबूज, फिर चीकू, केला नहीं खाना है। और अभी तो सीजन है आम का। कई बार पूछता हूं मैं लोगों से कि आम कैसा अच्छा लगता है, काट के कि रस बना के? कुछ बोलते हैं रस बना के, कुछ बोलते हैं काट के। लेकिन दोस्तों आम को देखना भी नहीं, आम को देखने से शुगर बढ़ती है ना? तो आपको खाना है तो आप खाइए कच्चा पक्का पपीता, अनार के दाने, एप्पल, जामफल खा सकते हैं, जामफल यानी ग्वावा जो बोलते हैं जिसको, आप ये जरूर खा सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको रिस्ट्रिक्शन जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर जिंदगी भर के लिए कह रहा हूं तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक ही जीवन मिला है उसमें भी इतना खाने की रोक टोक नहीं। मैं सिर्फ 1.5 से 2 साल या 3 साल की बात कर रहा हूं, उसके बाद मस्त जीवन को जीना है ना? तो इतने समय तो हम छोड़ ही सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, पिज्जा, बर्गर, समोसा, बेक समोसा, इस क्रीम रोल, इसको नहीं खाना है। दही, दूध, घी भैंस या जर्सी गाय का है तो नहीं लेना है। देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी मिले तो जरूर लीजिए। देसी गाय के घी से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ऐसा माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब कहते हैं। देसी गाय का घी रात को पांव के तलवे में लगाने से आपको कभी न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम भी कम होगा। आप छाछ जरूर ले सकते हैं दोस्त। क्लियर? खाने में ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करें। अब यहाँ पे आप एक पैमाना तय कर लीजिए। अगर आप खाना खाने बैठे हैं और 1 रोटी लेते हैं तो 1 रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल। अगर दूसरी रोटी लेते हैं तो फिर 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल। इस तरह आपका एक पैमाना बना लीजिए, ऐसा आपको खाना है।
फिर दूसरा, आपको एक बीएमआई इंडेक्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आप आपकी उम्र, एज और हाइट डालेंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। ये बीएमआई अगर 25 के ऊपर है तो आपको दिन में 2 बार ही खाना खाना है, और आपको यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, यानी रात को खाने में और सुबह के खाने में 14 से 15 घंटे का अंतर होना चाहिए अगर 25 के ऊपर है। नहीं तो आपको 3 बार खाना है, 3 बार, सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में, दोपहर में लंच के रूप में, और रात को डिनर के रूप में। और ये खाने के बाद भी, खाने के पहले आपको सलाद खाना है दोस्तों, भरपूर मात्रा में। अब सलाद खाते समय मैं बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ सलाद कैसे खाना है। तो एक बढ़िया सी थाली लीजिए, उसमें आपको जो अच्छा लगता है, गाजर, मूली, टमाटर, चकुंदर, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो अच्छा लगता है डालिए बढ़िया। उस पर 2 लहसुन की कली रखिए, उस पर नींबू निचोड़िए, उसके ऊपर आप बढ़िया हरा धनिया डालिए, उस पर सेंधा नमक, जीरा पाउडर ये डालिए, और आप सेवन कीजिए उसका। खाने में ज्यादातर सलाद का सेवन भी करना चाहिए। और अगर खाने में, यहां पर आपको माननीय डॉक्टर रविंद्र अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो भी व्यक्ति, भले ही वो डायबिटिक हो या न डायबिटिक हो, हम आज इस प्रोग्राम लेते तो पूरे परिवार के लिए लेते हैं, है ना। तो हमको 5 समय तय कर लेना है। पहला, सुबह उठने का समय, दूसरा ब्रेकफास्ट का समय, तीसरा लंच का समय, चौथा डिनर का समय, और 5वां रात को सोने का समय। ये 5 समय अगर हम तय कर ले तो हमको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, खाने की मात्रा को तय कर लेना है। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 3 की 2 नहीं करना, और 3 की 4 भी नहीं करना है, बराबर। अब ये खाने को निश्चित समय पे खाना चाहिए दोस्तों। ऐसा इसलिए कि एक निश्चित समय पे हमारे शरीर में अम्ल पित्त निकलते हैं। जिस प्रकार से दीवाल की घड़ी होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की भी घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं इसको। तो एक निश्चित समय पे अम्ल पित्त निकलते हैं। उस समय अगर हमने खाने को टाल दिया, यानी बहुत सी बार होता है ऐसा, कोई 12 बजे खाता है, कभी कोई 1 बजे खाता है, वही 12, कभी 11 बजे खा लेता है, तो जो अम्ल पित्त वो निकलते हैं, तो वो उस समय निकलते हैं निश्चित समय पर। अब ये वहां पे भोजन न मिलने के कारण उस स्टमक की वॉल को खाते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ गया। अब आपने 12 बजे खाया और आज कल 1 बजे खाया, यहाँ पे अम्ल पित्त नहीं है, वैसे भी आपका ग्लूकोज रिलीज हो चुका है। अब आपने खाना खाया तो यहाँ शुगर बढ़ जाता है ना। तो आपको एक निश्चित समय पे खाना खाना चाहिए। दूसरा, खाने को फोकस करके खाना चाहिए दोस्तों। अगर निश्चित समय और निश्चित मात्रा में नहीं खाते हैं, तो या बहुत से लोग हम देखते हैं कि फोकस करके नहीं खाते हैं। बहुत से लोग खाना खाते समय या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। ये नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जब आप टीवी या मोबाइल देखते हैं तो आपका पूरा ध्यान वहां पर होता है, तो जो अम्ल पित्त निकलते हैं वो निकलते नहीं। तो खाना तो आप 100% खा रहे हैं, लेकिन 15% खाना बचता है। 85% खाना आम के रूप में पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं, यानी 85% यूं ही पड़ा रहता है आम। ये आम क्या होता है, आप कभी देखिएगा शौच के लिए गए और वहां फ्लश करते तो फ्लश नहीं होता, पानी की तेज धार डालना पड़ती है, उसको बोलते हैं आम। ये आम लीड करता है बहुत सारी चीजों को। दोस्तों, हमको यहाँ बचना है। हमारे परिवार में हमारे बच्चों को ये संस्कार डालना है कि हमको एक साथ बैठ के खाना खाना है। नीचे बैठ के खाएं तो बेस्ट है, पर फिर भी निश्चित समय पर जरूर खाइए। खाने का पाचन सिर्फ अंदर जाने से नहीं होता है, खाने का पाचन तो देखने से शुरू हो जाता है। जब आप किसी अन्न को देखते हैं तो यहाँ पे रस बनना शुरू हो जाता है। जब आप उसको उंगलियां लगाते हैं, छूते हैं, तो स्पर्श से भी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप निगलते हैं तो पाचन होता है। और उस समय अगर आपका फोकस है खाने की तरफ, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पाचन होता है। कई सारे लोगों को मैं भागते दौड़ते देखता हूं, मैं उनको पूछता हूं कि आप क्यों भाग रहे हो भाई साहब, तो वो कहते हैं कि साहब पापी पेट का सवाल है। फिर खाना खाया क्या, समय नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, खाने को फोकस करके खाइए, आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पे मार्ग बताता हूं कि आप जैसे ही इस मिशन के साथ आएंगे तो आपको हमारे स्वास्थ्य प्रचारक तकरीबन आधे घंटे की काउंसलिंग सिर्फ उचित खानपान पे ही देने वाले हैं। पूरी बातें लिखी हुई देने वाले हैं और पूरी बातें समझाने वाले हैं आपको। तो आप उनका बिल्कुल आदर से उनके साथ बैठिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को अवगत कराने वाले हैं। तीसरा है उचित इलाज। दोस्तों, हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि डॉक्टर साहब ने क्या रिसर्च किया। डॉक्टर साहब ने पूरा एजुकेशन एलोपैथ में किया और रिसर्च आयुर्वेद में किया, क्योंकि उचित इलाज केवल आयुर्वेद है। डायबिटीज का उचित इलाज आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में भी माननीय डॉक्टर नांदेड़कर द्वारा ये शोधित प्रोडक्ट डायबाटी प्रोटेक्ट 360, डायबाबिट कैप्सूल, डायबाऑल पाउडर और डायबाटी पाउडर ये है दोस्तों। ये डायबाटी पाउडर क्या है,
ये कोई चाय नहीं है, ये कोई ग्रीन टी नहीं है, या कोई ऐसी टी नहीं है। ये डॉक्टर साहब के द्वारा वो जो शोधित एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको टी बैग में डाला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डायबा टी। अभी जो टी बैग है ये वेजिटेबल फाइबर की बनी हुई है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है। इसको बनाना कैसे है कि आप 1 कप पानी उबालिए, उबलते पानी में इस पुड़िया को फाड़ के डाल दीजिए या फिर डीप कर दीजिए, और फिर जैसे ही एक उबली आ जाए या डीप करने के बाद आप जब उसका अर्क उतर जाए इसको पीना है। और पीने के बाद ध्यान रहे आधा घंटा कुछ नहीं लेना है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाने के पहले आप डायबा टी पी के निकल जाइए, फिर आने के बाद आपकी घर की चाय आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो डायबिटीज रिवर्स कैसे होता है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि पहले महीने में हम डायबा टी के साथ प्रोटेक्ट 360 को ऐड करते हैं। ये प्रोटेक्ट 360 क्या होता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का संजीवनी बनाया है माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ा इंक्रेज कर देता है, यानी ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे डायबिटी का रोल बढ़ जाता है। ये डायबिटी ही उस रिसेप्टर पर काम करता है, सेल रिसेप्टर पर। क्लियर? अब ये जो प्रोटेक्ट 360 है दोस्तों, ये 1 महीने के लिए हम ऐड करते हैं डायबिटिक पेशेंट को। ये प्रोटेक्ट 360 आप किसी को भी दे सकते हैं 0 साल से लेकर 80 साल तक। किसी को एक्जिमा है, प्रोटेक्ट 360 दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे 3 महीने के अंदर। किसी का हीमोग्लोबिन डाउन है, इसमें आयरन कैल्शियम नहीं है, 3 महीने में आप देखिए कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ पाएंगे। किसी को थायराइड है, थायराइड भी इससे रिवर्स हुआ है। हेपेटाइटिस बी और HIV पॉजिटिव भी निगेटिव इस प्रोटेक्ट 360 के कारण हुए हैं दोस्तों। ये आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये 1 महीने के लिए ऐड करते हैं। 1 महीने के लिए डायबिटी दिन में 2 बार दिया जाता है, एक सुबह और एक दोपहर में 4 बजे। 1 महीने के बाद ट्रीटमेंट चेंज होता है। डायबिटी दिन में 1 बार मॉर्निंग में, और डायबाबिट कैप्सूल दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर के लंच के बाद और रात के खाने के बाद। 90 कैप्सूल का ये बॉटल होता है, ये दिया जाता है। डायबिट कैप्सूल लगातार चलते रहता है। अब जिस पेशेंट की डायबिटिक एज 1 साल से लेके 5 साल है, उनका तो तुरंत 1 साल भर के अंदर उनको दिख जाएगा परिणाम। पहले 10 महीने के अंदर पूरा एलोपैथ खत्म हो जाएगा। अब जो आज ही जिनको डायबिटिक हुआ है, जिनको 1 साल की एज है, वो एलोपैथ पे नहीं है, उनको 3 से 4 महीने के अंदर रिजल्ट मिलने वाले। जिनको 5 साल है उनको 1 साल, सवा साल लग सकता है। जिनको 15 साल 20 साल हुए हैं उनको 2 साल लग सकते हैं। और जिनको 25 साल हो गए, हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल है जिनको 25 साल पुराना डायबिटीज है, वो भी रिवर्स हुए हैं। 70 यूनिट इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति भी रिवर्स हुआ है। तो चिंता करने की बात ही नहीं। ये डॉक्टर नांदेड़कर साहब के इतने जोरदार प्रोडक्ट है जो डायबिटीज के ऊपर काम नहीं करते, डायबिटीज कंट्रोल पे काम नहीं करते, ये उस कारण पे काम करते हैं जिसके कारण ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो करना क्या पड़ेगा? तुरंत आपको अपने स्वास्थ्य प्रचारक का हाथ मिलाना है, उससे पूछना है कि भैया बता मेरा डायबिटीज कैसे रिवर्स होगा। वो आपको बराबर गाइड करेगा, लेकिन चलना आपको है। ध्यान रहे, अगर ये 1.5-1.5 महीने का ही डोज होता तो लाइन लग जाती, क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो समय मैंने जैसा बताया उतना समय आपको लगातार देना है। एक समय के बाद आपका एलोपैथ छूट जाएगा, एक समय के बाद आपका आयुर्वेद भी छूट जाएगा। आप पूरी तरह निरोगी निरामय हो जाएंगे पहले जैसे। इन बिटवीन आपको 3 चीजें करना है जो निरंतर करना है। आपका ब्लड शुगर चेक करते रहना है हर महीने में। ध्यान रहिए, प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं, इसलिए जब आप हर महीने ब्लड शुगर देंगे, फास्टिंग पीपी या HbA1c, तभी आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तभी आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने वाले हैं। ये प्रोडक्ट आपके घर पर बाय स्पीड पोस्ट आपके पास पहुंच जाते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक डॉक्टर पैनल भी होता है जो लगातार आपको कॉल करता है, तो आपको उठाना है, क्योंकि यही डॉक्टर्स आपके रिवर्सल के लिए पूरी मेहनत करते हैं, जो पुणे से आपको फोन करते हैं। तो वहां का चाहो तो मोबाइल नंबर आप सेव कर लीजिए, जिस मोबाइल से डॉक्टर्स कॉल आते हैं, तो आपको वो भी महीने में 1 बार उनसे बात करना है। उनका कॉल आए तो आपको उठाना है। ये 2 चीजों का पालन अगर आप करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप डेफिनेटली रिवर्सल की तरफ जाएंगे। अब रिवर्सल यानी क्या? रिवर्सल यानी आप देखिए, हम यहाँ पर हवा में बात नहीं करेंगे, हम लेबोरेटरी की जो पैथोलॉजी लैब की जो रिपोर्ट्स है उसका डाटा मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रहा हूं कि गैगरी फ्रांसिस जी 8.7 था 26/7/2021 को, और 25/5 को 5.4 रह गया। सुंदरलाल सिंह उमरिया से 9.7 से 5.7, काफी पुराना डायबिटीज था इनका। फिर यहां पर
और एग्जाम्पल में, ये सारे एग्जाम्पल है, गिनाते बैठूंगा तो टाइम लगेगा, पर मैं कुछ आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। जैसे राजेश सिंह उमरिया के 9.9 एचबीएनसी था इनका 3 अगस्त 2019 को, और ये इंसुलिन पे थे। 3 सितंबर 2021 से इनका एचबीएनसी आप देखिए 4.7, पूरी तरह रिवर्स। ये डाटा आपके सामने है। उमरिया से सरस्वती देवी जी 15.6 से 6.3, और अभी पूरी तरह रिवर्स। 25 साल पुराना, 30 साल पुराना डायबिटीज है दोस्तों। जिनको तुरंत मालूम पड़ा और वो इस ट्रीटमेंट के साथ आ गए, ऐसे प्रीति देशपांडे 11.5 से 5.9, नरेश सिंह 12.3 से 4.9। देखिए आप ड्यूरेशन 22/7/2020 और 21/5/2021। अगर ये सब कुछ हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं ये लंदन का एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। 26/10/2020 को अबव हाई एचबीएनसी बताता था, 20/4/2021 को नॉर्मल एचबीएनसी। वहां के डॉक्टर भी सोचने को मजबूर हो गए कि ये क्या है। सोमनाथ से विवेक चांदोरकर जी 7.1 to 5.8, राजकुमार शर्मा 6.5 to 5। दोस्तों ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम 3 प्रकार की टेस्ट करते हैं। एक तो टेस्ट होता है फास्टिंग पीपी, जो आपको रेगुलर करना है। दूसरा होता है आपका HbA1c, जो 3 महीने में करना है। और एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन कितना बन रहा है, इसको आपने जरूर करना चाहिए। और सबसे आखिर में होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। और ऐसे ही GTT पास करने वाले हमारे गोविंद जी वाला है, जो पूरी तरह GTT है ना हो गए पास। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है दोस्तों। ये एग्जाम्पल मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बहुत सारे हैं। मैं बताने जाऊंगा तो ढेर सारे हैं। यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल आपको बताए, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको टाइप 1 का भी बताता हूँ। जिन बच्चों को हम गोद लेते हैं उनमें क्या परिणाम मिलते हैं। तो जो बच्चों को हम गोद लिया है अभी तक, उसमें से 50% बच्चों में इंसुलिन 50% से ड्रॉप डाउन हुआ है। लेकिन 2 बच्चे ऐसे जिनका पूरा इंसुलिन बंद हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। राहुल शर्मा टाइप 1 डायबिटिक है, भोपाल के। 3/6/2020 को 15.8 एचबीएनसी था, जो 22/1/2021 को 5.1 रह गया। एज 13 साल, जितेंद्र सिंह ठाकुर 12.128। ये दोस्तों जबरदस्त रिजल्ट हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, आपको तुरंत जाके उस स्वास्थ्य प्रचारक से हाथ मिलाना है। जैसे कि मैंने कहा था 9:24 पे मेरे प्रोग्राम को मैं अंतम दूं, मैं लास्ट में हूं। दोस्तों मैंने कोशिश की आपको सारे सवालों के जवाब यहां पर मिलने की। अब एक सवाल बचा है कि इस ट्रीटमेंट की शुरुआत करने में मुझे पैसे कितने देना पड़ेंगे। कोई ज्यादा पैसे नहीं देना पड़ेंगे। अगर आप गूगल पे टाइप करें कि भारत में डायबिटिक पेशेंट कितना खर्चा करता है, वो तकरीबन 3,000 के आसपास करता है। हमको भी उतने ही पैसे खर्चे करने की जरूरत है, पर वो जिंदगी भर करता है। यहाँ पे आपको मात्र साल भर या 1.25 साल या 1.5 साल, जैसे कि हमने रिपोर्ट देखी, इसी में आप रिवर्स होंगे। निर्णय आपका है, लेकिन जवाबदारी हमारी है, जवाबदारी आपकी भी है। आप अगर पालन करेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज से रिवर्सल की तरफ जाएंगे। अगर आपने ठान लिया तो आपका टाइप 2 डायबिटीज डेफिनेटली रिवर्स होगा। यहां पे मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं दोस्तों। 1 मिनट, मैं एक और कागज शेयर कर रहा हूं। आपके डॉक्टर, आपके मन में सवाल है कि हमारे डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज तो कभी रिवर्स होता नहीं। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, इसको मानते हैं। जितने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसको मानता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आपको मैं बता रहा हूं। ये प्रेस रिलीज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, एंडोक्राइन सोसाइटी, डायबिटिक यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन और डायबिटीज यूके, इन्होंने ज्वाइंटली ये डिक्लेयर किया है कि अगर किसी व्यक्ति का HbA1c, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये यहाँ पे एरो दिख रहा होगा आपको, HbA1c अगर 6.5 के अंदर है विदाउट एलोपैथ, तो वो रिवर्सल माना जाएगा। और अगर HbA1c 126, फास्टिंग अगर 126 है विदाउट एलोपैथ, ये भी रिवर्सल माना जाएगा। दोस्तों इन्होंने प्रेस रिलीज करके ये घोषणा की है, और इन सबको मानते कौन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो दोस्तों यही बात तो माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर पिछले 30 सालों से कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्स होता है। अब तो एलोपैथ भी कहने लगा डायबिटीज रिवर्स होता है। तो फिर देर किस बात की, देर किस बात की, तुरंत से आइए, शामिल होइए इस मिशन के साथ और अपने डायबिटीज को रिवर्सल की तरफ लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।